है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समिति है। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम साल भर में एक बार बुला करके और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश जन जन में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर इस गांव के प्रधान भाई राधेश्याम मौर्य जी, जयप्रकाश यादव जी, श्री राम जी, सुरेंद्र भारती जी और श्री वचन जी और यहाँ तमाम सारे उपस्थित बुजुर्ग, नौजवान, प्यारे बच्चों, बच्चियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो है बच्चे है सब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत ही नहीं, आज दुनिया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग याद करते हैं। अभी हमारे तमाम सारे वक्ता साथी श्याम मनोहर विश्वकर्मा जी बोल रहे थे, बड़ा गौर से मैं सुन रहा था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जो बीता है वो एक संदेश देता है। जैसे हम चोट खाने के बाद, जैसे छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, उसकी किताबें फेंक दी जाती हैं, भीड़ से अलग बैठाया जाता है। जब वो तांगे पर बैठता है तो तांगा वाला उनके कपड़े फेंक देता है, उनको उतार देता है, पानी से भीग रहा हो और थोड़ा सा बचाव का रास्ता देखता है कि इससे हम बचाव हो जाएगा। घर वाला आता है, उसको मारता है, पीटता है। इसके बाद हर जगह जगह चोट खाने के बावजूद भी उस व्यक्ति की हिम्मत कम नहीं होती। और वही व्यक्ति हो सकता है भारत के अंदर होता तो हो सकता है उसकी हत्या भी हो सकती थी, या हो सकता है उसको दबा दिया जाता। लेकिन जब भारत से बाहर निकला तो भारत के बाहर का जो माहौल है, वहां कोई जातियां नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। वहां आदमी के दिमाग की पूजा होती है, वहां आदमी के दिमाग की कदर होती है। उसने कितना अच्छा बेहतर काम कर रहा है, उसकी वहां लोग सम्मान देते हैं। और भारत के अंदर सबसे बिगड़ी जो व्यवस्था थी, यहाँ हम किस जाति में पैदा हुए हैं, महानता जाति से होती है, कर्म से नहीं होती है। और यह चीजें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब गए तो उनके अंदर, चूंकि छोटे से बच्चे को आप देखो, जब उठने का प्रयास करता है तो गिरता है, फिर उठने का प्रयास करता है, गिरता है, बार बार गिरने के बाद कभी इस तरह से गिरता है कि उसके मुंह से खून निकल जाते हैं, लेकिन जब अपने पैर पे खड़ा हो जाता है तो हंसने लगता है और सोचता है कि और मैं प्रयास करूंगा तो जो हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके बराबरी भी मैं बढ़ सकता हूं। तो निरंतर प्रयास करने से कोई व्यक्ति मजबूत होता है, ताकतवर होता है, ऊपर बढ़ता है। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संदेश दिया था। आदमी से संदेश उसके जीवन पद्धति से भी होता है। आदमी का एक संदेश, रास्ते में आदमी चल रहा है, उससे भी संदेश निकलता है। कोई कांटा है तो कांटे को किनारे लगा देता है और रास्ते का आवागमन शुरू कर देता है, तो उससे भी एक जीवन का संदेश निकलता है। जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल को अगर साफ सुथरा हम बनाते हैं तो उससे भी संदेश निकलता है कि दूसरे सारे लोग जो देख रहे हैं उनके अंदर एक प्रेरणा पैदा होगी कि यार हमको भी यह काम करना चाहिए। भारत का माहौल पूरी दुनिया में आज भी पूरा हिंसा पर आधारित था। बुद्ध की चर्चा हमारे तमाम सारे साथी कर रहे हैं। विपश्यना में बुद्ध ने कहा, बस इतनी बात खाली कहा कि सांस अंदर आती है, सांस बाहर निकलती है, और कोई आज तक नहीं बताया कि सांस
सबकी सांस का आने और जाने का रास्ता एक ही है। तो बुद्ध ने कहा जिसकी सांस आने और जाने का रास्ता अगर एक है तो वह सभी लोग इंसान हैं। इसमें न कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। इतना सा छोटा सा संदेश बुद्ध ने दिया था। और बुद्ध ने यह कहा था कि ज्ञान का जितना ही विस्तार होगा, जितना ही ज्ञान का विस्तार होगा, और ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान के द्वारा जो निरंतर खोज हम कर रहे हैं मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यही विज्ञान है। और आज उठाकर देख लीजिए कि ज्ञान और विज्ञान के बल पर इस देश तरक्की कर रहा था। आज यह नहीं कहा जा सकता इस शिक्षा ने 1860 में तमाम सारे विद्वान साथी बैठे हैं। जब आईपीसी और सीआरपीसी कानून बना तो उस समय चूंकि वहां जहां से आए थे वहां सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था थी। वहां अगर कोई गलती करता था तो उसी तरह का उसको दंड मिलता था। अंग्रेजों ने कहा नहीं, मेरे शासन में सबके लिए बराबर कानून होगा। गलती चाहे राजा का लड़का करे, गलती चाहे प्रजा का लड़का करे, गलती करेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, गलती करेगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। उससे बड़ी गलती करता है अगर मानव के कल्याण का दुश्मन बन है तो उसको फांसी दी जाएगी। अंग्रेजों ने यह कानून बनाया और आईपीसी जब सीआरपीसी बनाया तो उन सबों ने कहा कि न्यायालय बनाने की जरूरत पड़ी तो वहां जज नियुक्त हुआ, थाने में दरोगा नियुक्त हुआ, एसडीएम डीएम नियुक्त हुए और सारे लोगों को नियुक्ति हुई। और दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार, कहा कि शिक्षा का अधिकार अगर फर्ज करो शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो कोई फूले पैदा नहीं होते, शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो अम्बेडकर पैदा नहीं होते। शिक्षा के अधिकार ने ही पूरी तौर से एक रास्ता खोला। कोई सावित्री बाई फूले पैदा नहीं होती, ये शिक्षा के अधिकार के दम पर ही ये सारी चीजें पैदा हुई थी। और दुनिया के अंदर जो बुद्ध ने संदेश दिया है, अहिंसा का मार्ग बनाया है, आप बताओ दुनिया का कोई विद्वान नहीं कहता है कि अम्बेडकर को चोट लगी तो अम्बेडकर ने तलवार उठा लिया, अम्बेडकर को चोट लगी तो अम्बेडकर बम बनाने लगे, अम्बेडकर को चोट लगी तो अम्बेडकर गोल बनाने लगे। कोई दुनिया का विद्वान यह बात नहीं करता है। सारे लोग कहते हैं कि अम्बेडकर को चोट लगी तो उसने कहा कि मेरे आने वाली पीढ़ी को चोट लगे, उस पर काम करना शुरू कर दिए। और इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उस यूनिवर्सिटी भी आज भी उसको नाज होता है कि इतने वर्षों के बाद आज तक कोई अम्बेडकर, दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं हुआ। उस यूनिवर्सिटी को भी नाज होती है। लेकिन भारत में वह समझ में बात नहीं आती कि आज भी कोई कहता है कि अम्बेडकर मात्र दलितों के नेता है, तो बड़ा अजीब चोट लगती है। अम्बेडकर मानव समाज के नेता है। अम्बेडकर पूरी दुनिया को एक रास्ते पर ले जाना चाहते थे। जब मैं पढ़ा लिखा जाना, जब मैं बुद्ध को पढ़ा और जब मैं पुष्पबुद्ध शून्य को पढ़ा तो किसी के पास संपत्ति कैसे चली गई? वो संपत्ति जोता बोता नहीं था, जोता बोता तो यहाँ का समाज था, लेकिन उसके पास संपत्ति नहीं हुई। जो लोग उस समय पुष्पबुद्ध शून्य ने ऐलान कर दिया था कि जो बुद्ध छोड़ करके आएंगे इधर उनको हम इनाम देंगे, तो जो लोग पहले चल के आए उनको जमीन का मालिक बना दिया गया कि इतनी जमीन का मालिक तुम हो जाओगे, इतनी एकड़ जमीन के मालिक तुम हो जाओगे, इतने जमींदारों का नेतृत्व तुम करोगे। इसी तरह से सबको बांट दिया गया और जो बुद्ध को नहीं छोड़े उनको गुलाम बना दिया गया, जो उनसे लड़े उनको इतना कमजोर बना दिया गया कि तुम नाली साफ करोगे, तुम जाकर के बर्तन, तुम जाकर के लोगों की सेवा करोगे, तुम जाकर तुम, और इसके बाद भी खाना उनको कम दिया गया, इतना कमजोर बना दिया गया कि फिर वो 7 जन्म में भी खड़ा न हो पाए और दूसरे लोग डर जाएं कि यह लड़े हैं, इनके साथ यह हश्र हुआ है और हम भी लड़ेंगे तो मेरा भी हश्र इससे बुरा हो सकता है। समाज में एक दहशत पैदा की गई। दुनिया के अंदर जितने भी बदलाव हुए हैं, दुनिया के अंदर हिंसा के बल पर दुनिया के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुनिया के अंदर अगर बदलाव हुआ है तो करुणा और दया के जो एक सबसे बड़ा हथियार है जो बुद्ध का, उसी के बल पर सारा बदलाव हुआ है। आप मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ लो। लोग कहते हैं कि तलवारों के बल पर मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। मोहम्मद साहब भी तो लोगों के बीच में यही कहते थे कि जनतंत्र आएगा, जो राजा है
वह कल गरीब बन सकता है, जो गरीब है वह राजा बन सकता है। और उनके ऊपर भी कीचड़ फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी, उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे। और इसके बाद एक दिन एक महिला नहीं आई गंदगी फेंकने। मोहम्मद साहब ने जो पत्थर मार रहे थे उनसे पूछा, वो माँ कहाँ चली गई जो रोज गंदगी फेंकने आती थी, आज नहीं आई। वो भीड़ रुक जाती है। उसने कहा, यार कोई राहबर है, ये तो कोई ऐसा इंसान है, हम इसको पत्थर मारते हैं, इसके बाद मुझे भाई कहता है, जो गंदा फेंकती थी उसको माँ कहता है। यार हम लोग गलत काम कर रहे हैं। और जब मोहम्मद साहब उसके घर मिलने चले गए तो वह पूरा का पूरा समाज मोहम्मद साहब के साथ खड़ा हो गया। और इसके बाद वहां जनतंत्र आया, राजवाड़ों का नाश हुआ था। यही हिस्ट्री है ना। इसी बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पकड़ा था कि बुरा करने वालों से भी घृणा मत करो, जो नहीं आपकी बात सुनता है उसको बर्बाद करने की कोशिश मत करो। जिस रास्ते पे चल रहे हो सकता है कोई साथी न मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी तो यही हुआ था ना। आज तो आप मना रहे हो, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा थे, चुनाव लड़े थे, तो यही समाज उनको हराया भी तो था। दूसरा कोई समाज तो नहीं उनको हराया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस देश का संविधान लागू हुआ, पहला जो आईएएस बना, वो आईएएस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास गया और जाकर कहा, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो कहा, क्या देना चाहते हो? कहा कि मैं वेतन पर रहा हूँ, डीएम बन गया हूँ। कहा, मुझे कुछ मत देना, एक काम कर देना कि ये जो नीली बत्ती की गाड़ी तुमको मिली है ना, अपनी नीली बत्ती की गाड़ी लेकर के अपने घर चले जाना। और जब घर जाओगे तो जो महिलाएं कंडा पाती हैं, जो महिलाएं गोबर उठाती हैं, जो महिलाएं निराश हैं कि परिवर्तन नहीं हो सकता, वो तुमको देखने आएंगी कौन आया है, नीली बत्ती से गाड़ी से आया है। तुम्हारे साथ जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तुम्हारे पीछे दौड़ के आएंगे कि कौन है जो नीली बत्ती से आया है। और जब तुमको देखेंगे तो उनके मन में एक भावना पैदा होगी कि शिक्षा के बल पर मैं भी इसी तरह की गाड़ी से चल सकता हूँ, इसी तरह के अच्छे घर मेरे पास भी हो सकते हैं, या सुंदर कपड़े मैं भी पहन सकता हूं। और उन लोगों के अंदर पीड़ा पैदा होगी। तो एक काम करना कि बार बार जो छुट्टी मिलती है, बार बार अपने घर जाना, बार बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना। और जो जाओगे तो उनके अंदर एक पीड़ा पैदा होगी, और पीड़ा पैदा होगी, यही एक शिक्षा निकलेगी, जिससे परिवर्तन होगा। लेकिन आज की हालत क्या है कि जो आईएएस बन गया वो घर छोड़ करके शहर में बस जा रहा है। वो भूल जाता है कि हमारा कोई परिवार है। कोई सांसद बन गया, जो जिस समाज से निकला है वो समाज को भूल गया। तो हालत यह है कि जो मैं दिखाता हूं उसी रास्ते पर समाज चलता है। आज जरूरत इस बात की है कि जब मैं देखता हूं यहाँ आकर के कि जितने भी अध्यापक हैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ के भाग लेते हैं, तो अपार खुशी होती है कि कम से कम शिक्षित है तो एक पीड़ा तो पैदा हो रही है। लोगों को बताते तो हैं। और तमाम बच्चों को मैं देख रहा था कि जो मंचों पर बुलाते हैं, प्रतिभाएं आदमी के अंदर है। मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था और तमाम सारे शिक्षा शास्त्रियों को हमने अध्ययन किया। मैं सुकरात को भी अध्ययन किया। सुकरात अपने पूरी किताब में एक ही बात की का वर्णन करता है। उसके पिता मूर्तिकार थे, उसकी माँ ये दाई का काम करती थी। किसी के गर्भ में बच्चा होता था तो बच्चे को जाकर के वो बाहर निकालती थी, वह दाई का काम करती थी। और सुकरात की शिक्षा नहीं हो पाई। सुकरात ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठता था और उनसे तर्क करता था। और तर्क करने के बाद जब उनसे कोई चीज मिलती थी तो उसको इकट्ठा करते थे। और इसी से चलते सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक हुए। तो सुकरात बार बार कहे कि एक शिक्षक दाई की तरह होता है। जैसे माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, स्वस्थ बच्चा है तो माँ उसको स्वस्थ निकाल देती है। अगर बीमार बच्चा है तो जिस रूप में है उसी रूप में निकाल देती है। अगर बच्चा मर गया है तो मरा हुआ बच्चा निकलता है। उसी तरह से कहती सुकरात बार बार ये कहते हैं कि शिक्षक एक दाई की तरह है।
उन्होंने अपनी माँ को देखा था कि मेरी माँ कितनी कुशल है, और बार बार कहते थे कि एक बच्चे के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, मत कुछ मत करो, प्रतिभाओं को निखार दो, जिस रूप में वो आगे बढ़ना चाहता है उसी रूप में उसको आगे बढ़ा दो, कुछ नहीं करना है, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई लड़का खेल में है तो उसको खेल की तरफ प्रेरित करो, उसको मारो मत कि कबड्डी खेलना बुरा है, उसको प्रेरित करो, अच्छा है बेटा और बेहतर है, उसको जितना प्लेटफॉर्म दे सकते उसको दो। कोई लड़का क्रिकेट में आ रहा है तो उस क्रिकेट के लिए प्रेरित करो, कोई डांस में जा रहा है तो डांस के लिए प्रेरित करो। आज तो समाज में तमाम सिद्ध सारी धारणा है, लड़कों को तो हम छूट दे देते हैं, लेकिन लड़कियों के छूट के प्रति अभी भी हमारी तमाम सारी धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हमारे दिमाग में आई हुई है। इसीलिए साथियों, हम एक बार जस्टिस कर्सन को पढ़ रहे थे। आप लोग जानते हो कि बंगाल में जस्टिस कर्सन जज थे और वह जय भीम बोलते थे। उनके साथ ही जो जज थे उनको बड़ा बुरा लगा और किसी भी काम को बेबाकी से वो करते थे। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी मुझे 9वीं में एडमिशन कराने गए। जब एडमिशन कराने गए तो चूंकि स्कूल कलकत्ता का अच्छा स्कूल था, फार्म भर दिया गया। फार्म भरने के बाद मेरे पिताजी ने पूछा कि फीस कितनी देनी है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुमको फीस नहीं देनी है, तुम्हारे बाबा ने फीस जमा कर दिया है। कि पिता ने कहा कि मेरे पिताजी तो गरीब थे, उनके पास इतनी हैसियत नहीं थी, वो कैसे फीस जमा कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा कि तुम नहीं जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना काम कर दिया है कि तुमको फीस नहीं जमा करनी है। जितना ही मन लगा के पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, उतने ही तुम्हारी तरक्की होगी। तुम मेहनत से पढ़ो, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना है। और वह व्यक्ति पढ़ा और पढ़ने के बाद हाई कोर्ट में जज बना। अभी बिहार के अंदर जस्टिस राजवीर थे, उन्होंने 4-5 फैसले में इस तरह का बहस किया और फैसला सुनाया। जो जज निचली अदालत में फैसला सुनाए थे उनको पलट दिया और पलट करके लिखा कि ये जो फैसला सुनाया गया है इसमें पैसे की बू आ रही है, इसमें लग रहा है कि कानून बेच दिया गया है, यह फैसला बहुत ही गलत है। 16 लोग जजों की पीठ बैठाई गई और जस्टिस राजवीर के फैसले को बदला गया। और तब से राजवीर को कहा कि वेतन इनको मिलता रहे, लेकिन किसी कोर्ट में नहीं बैठाया जाता है। आज तो ईमानदार लोगों को काम करने से खतरा पैदा हो गया। तो नौजवानों, इस देश में 2 धाराएं इस समय चलती है। एक दौर था कि जब देश का संविधान बना तो उस समय एक बात कहा जाता था, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए SC ST का जो कोटा था उस कोटे पर भी दूसरे लोगों को नियुक्ति हो जाती थी। जब वो रिटायरमेंट हुए, कोटा भरने की बात ही आई कि जो बैकलॉग कोटा है उनको भर दिया जाए, तो इस देश में एक ऐसी साजिश रची गई कि इस देश के संविधान को ही खत्म कर दो। अगर दलितों का कोटा भर दिया गया, बैकवर्डों का कोटा भर दिया गया, तो ये पूरा परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन जिस दिन हो गया, हर व्यक्ति इंसान हो गया, उसके जीने की सारी सुविधाएं उसको दे दी गई। जब सब कहते हो कि धरती हमारी माँ है, तो एक बार हमने पूछ लिया कि माँ इतनी बेईमान नहीं होती कि किसी को सब कुछ दे दे और किसी को कंगाल बना दे। माँ तो माँ होती है। एक लड़का अगर नौकरी में है, दूसरा लड़का गरीब है, तो माँ अमीर के साथ नहीं जाती है, गरीब के साथ ही जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि धरती पर जितने भी पैदा होते हैं, पैदा होने का रास्ता एक है, और सभी धरती पर जो भी पैदा हुआ है भूखा और नंगा पैदा हुआ है, तो एक माँ उसके लिए सब कुछ, सारी जमीनें उसके नाम कर दे, और एक आदमी को बिल्कुल भूमिहीन बना दे, ये कहाँ का न्याय है। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था कि गुलामगिरी जो फूले जी ने लिखा है,
वह गुलामगिरी की किताब अंग्रेज के हाथ में लग गई। और अमेरिका में जब उसने किताब पढ़ा तो उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा और कहा कि हमारे पूर्वजों ने अश्वेतों के खिलाफ पशुवत व्यवहार किया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं कि यह व्यवहार बिल्कुल मानव प्रकृति के अनुरूप नहीं था, यह गलत था, यह पशु का व्यवहार था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और मैं आगे आने वाले नौजवानों से कहूंगा कि समाज को बराबरी पर ले जाने के लिए जितना समर्पण की भावना है उसको पैदा करें। लेकिन भारत में इतना होने के बावजूद भी आज भी कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम्हें इंसान नहीं पशु बना करके रखा है, तुमको गुलाम बना के रखा है। आज तो इसी बात को अवसर खोजते हैं कि कब फिर संविधान खत्म कर दें और यह जहां से आए थे वहीं ले जाकर के छोड़ दें। आज भी गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। इसीलिए अम्बेडकर जयंती मनाने वाले लोगों एक बात के लिए सावधान रहना, जब संविधान जमाने की तरफ था तमाम लोग अध्यापक बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने और तमाम सारे लोग तेजी से तरक्की कर रहे थे। लेकिन जब लोकतंत्र अपने जमाने की तरफ गया तो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के बाद फिर एक अवसर ऐसा आया कि फिर एक बहस चलने लगी कि अगर हम आप कोई भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ एक शब्द बोल दें तो हमको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसी देश के अंदर संविधान के इतर मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद यह सरेआम कहा जाता है कि मैं इस देश के संविधान को बदल दूंगा, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यह सबसे बड़ी बेईमानी है और इस बेईमानी के खिलाफ हम नहीं बोलते हैं तो निश्चित हम दोषी हैं। आज है क्या? आज कौन सी ताकतें हैं जो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है? वह कौन सी ताकतें हैं जो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है? जो कौन सी ताकतें हैं जो यह कहती हैं कि मैं जन्म से पैदा हुआ इसलिए महान हूं? यह सारी चीजें संविधान में तो नहीं है। इसलिए चूंकि बहुत सारे लोग हैं, हमको भी कई जगह जाना है, मैं फिर एक बार आप लोगों से चर्चा करूंगा कि आज जरूरत इस बात की है। जब लिटरल एंट्री से लोक सेवा आयोग इस देश में था और लोक सेवा आयोग हर साल वैकेंसी निकालता है, और जब लिटरल एंट्री से 336 आईएएस बना दिया गया उस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा रोई। यह बहुत बड़ी बेईमानी थी। और आईएएस, वह भी आईएएस नहीं, आईएएस से ऊपर सचिव बना दिया गया और वह कहता है व्यक्ति कि मैं दलितों के हित में काम कर रहा हूं। जब इसी देश के संविधान में संसद में खड़ा होकर कहता है कि नेहरू ने आरक्षण को लागू, पिछड़ों के आरक्षण को लागू नहीं किया, और फिर वह कहता है कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, तब देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा रोती है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा यह भी कहती है कि इस बात बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों, आपके माँ के दूध की कसम कि अपने जो समाज का अगुआ है, जिसने अपने 4-4 बेटों की बलि चढ़ा दिया था, जिसने अपनी पत्नी को शुद्ध रोटी नहीं दे पाया था कि समाज रहे, आने वाला समाज स्वस्थ हो, उसने अपने परिवार को नहीं देखा था। इसलिए हम सभी लोगों की एक संकल्पना होगी कि देश का संविधान महान है और जो भी देश के संविधान की तरफ हाथ उठेगा उस हाथ को काट के फेंक देंगे। जो आवाज उठेगी उस आवाज को सदा सदा के लिए दफन कर देंगे। अगर कोई पैर दिखाने का प्रयास करेगा उस पैर को काट दूंगा। आइए हम संकल्प लें आज इस पूरे दिन के अंदर इस व्यवस्था को किसी कीमत पर चलने नहीं देंगे। इस देश से संविधान को बचाएंगे और देश संविधान के खिलाफ कोई बोलेगा वो हमारा दुश्मन होगा। ऐसे दुश्मनों को हम कभी भी किसी रूप में परोक्ष या अपरोक्ष कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ जय भीम, जय भारत। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जैसे आप कार्यक्रम कर रहे हो इसी तरह से चलता रहे और बीच बीच में भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे कि लोग कहें कि अम्बेडकर समेत नगरी पार
ये बहुत बेहतर काम कर रही है, ताकि आपके कार्यों की प्रशंसा दूसरे लोग भी करें और सारे लोग आपके टीम में जुड़ते जाएंगे। टीम कभी छोटी नहीं होती है, बड़ा दिल होता है, और जब बड़ा दिल का बना करके निकलोगे तो उसी में सारी चीजें मर्ज हो जाएगी। आओ हम सब मिल करके एक बड़ा दिल बना करके और परिवर्तन के रास्ते को आगे चलें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।